Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी ये वीडियो जो भी टाइम पे देख रहा है उसके लिए वो विशेस। सो आई एम गोना टीच यू ऑल इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसका अपन आज थर्ड चैप्टर करने वाले हैं जो कि एवरीथिंग इज अबाउट एग्रीकल्चर। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग टू द चैप्टर आई वांट टू टेल यू ऑल सर्टेन थिंग्स। एग्रीकल्चर का कितना इंपॉर्टेंस है, ना खाली इंडिया में लेकिन पूरे वर्ल्ड में अपन एग्रीकल्चर को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। नाउ आज चैप्टर इज लिमिटेड टू द प्रॉब्लम्स, फीचर्स, पॉलिसीज क्या थी एग्रीकल्चर की इंडिया में। ठीक है, सो एग्रीकल्चर पहले कैसे था, अब कैसे हो गया है, क्या क्या डिफरेंसेस आ गए हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है अपने इकोनॉमी में, ये सारी चीज़ें अपन ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज अपने को उससे फूड ग्रेन्स मिलते हैं, राइट। नाउ उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जब द प्रोडक्ट्स विच आर यूज इन एग्रीकल्चर, वही प्रोडक्ट्स को अपन प्रोसेस करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में। तो तुम लोग जान सकते हो कि एग्रीकल्चर अपने इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ कॉटन का, तो कॉटन एक प्राइमरी प्रोडक्ट है जिसको अपन ग्रो करते हैं, सो दैट इज एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। लेकिन उसको प्रोसेस करना, उससे क्लोथिंग मैन्युफैक्चर करना, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है, और उसका ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग जगह तक पहुंचाना ये सर्विस सेक्टर में होता है, टर्शरी सेक्टर में होता है। सो जो एक्टिविटी चालू हो रही है वो आपकी एग्रीकल्चर से चालू हो रही है। सो एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमी से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन देता है वो जीडीपी में। एवरी रॉ मटेरियल अपार्ट, मोस्टली जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सारे रॉ मटेरियल्स अपने को एग्रीकल्चर से मिलते हैं, एंड दैट इज ट्रांसफर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल एज टू द टर्शरी सेक्टर। सो यू ऑल कैन सी कि कितना इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर का। ओके, सो एग्रीकल्चर की अगर अपन बात करने जाए तो पहले अपना इंडियन इकोनॉमी जो था इंडिपेंडेंस के पहले, और ब्रिटिशर्स ने जब ये अपना इंडिया कॉन्कर किया उसके पहले भी एग्रीकल्चर जो था वो बहुत रिच था, बहुत प्रॉस्परस था। वी यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, अपन अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करते थे, अलग अलग चीज़ों की अपन एग्रीकल्चरल फार्मिंग करते थे। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी वो टाइम पे। नाउ ग्रोइंग स्पाइसेस, राइट, ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो यूजुअल अपने सब्सिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें वो टाइम पे अपनी इंडियन इकोनॉमी बहुत रिच थी, बहुत प्रॉस्परस थी। ब्रिटिशर्स के आने के बाद अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत एक्सप्लॉइट हो गया। हाउ? थ्रू जमींदारी सिस्टम। नाउ गिविंग यू अ ग्लांस ऑफ व्हाट इज जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में फार्मर्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया था। हाउ? जैसे वो टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे, जो गवर्नमेंट था वो टाइम पे, उन्होंने सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी था वो जमींदार्स को दिया। जमींदार्स को उन लोग ने क्या किया, ओनर्स डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है अपने गवर्नमेंट, जिनको जमींदार्स को पेमेंट करना है, गवर्नमेंट को उन लोग को पेमेंट करना पड़ता था, रेवेन्यू देना पड़ता था, उसका जो टैक्स लगता था वो उन लोग को गवर्नमेंट को देना पड़ता था। अभी ये जमींदार पैसा कहाँ से अर्न करेंगे, उन लोग क्या करते थे, ये पैसा फार्मर्स, मतलब जो टिलर्स ऑफ द सॉइल है उन लोग के पास से ये पैसा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करते थे। तो अपन बोल सकते हैं कि जमींदार इनके बीच में एक मीडिएटर थे, राइट। सो उन लोगों ने फार्मर्स के पास से पैसा कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को उनका जो भी टैक्स था वो पे किया। लेकिन अगर गवर्नमेंट उन लोग को कोई परसेंटेज ऑफ टैक्स बोलता है तो वो परसेंटेज से ज़्यादा उन लोग फार्मर्स के पास से कलेक्ट करते थे, वो पैसा उन लोग ज़्यादा कलेक्ट करते थे फार्मर्स के पास से, और वो चीज़ उन लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे टैक्स के थ्रू। समझ में आया तुम लोग को? सो वॉट एवर दे यूज टू कलेक्ट वॉज यूजुअली अ लार्जर अमाउंट देन द गवर्नमेंट टोल्ड देम। तो अगर सपोज गवर्नमेंट ने उनको 20% बोला है तो उन लोग फार्मर्स के पास से 30% कलेक्ट करते थे। 20% उन लोग गवर्नमेंट को पे करते थे, लेकिन बाकी का जो 10% है वो उन लोग अपने लग्जरीज पे स्पेंड करते थे, अलग अलग उनके कंफर्ट्स पे उन लोग स्पेंड करते थे। इससे क्या हो गया, जमींदार कुछ एग्रीकल्चर की तरफ कुछ डेवलपमेंट नहीं करते थे, ना गवर्नमेंट वो टाइम पे इतना इंटरेस्टेड थी एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, तो अपने फार्मर्स जो है वो बहुत एक्सप्लॉइट हो गए। नाउ एक्सप्लॉइटेशन मीन्स कि उन लोग वो टाइम पे पॉवर्टी में चले गए, उन लोग अपने बेसिक नेसेसिटीज भी फुलफिल नहीं कर पाए, उन लोग को उतना एक्सप्लॉइट कर देने में आया। प्लस उन लोगों को ना लैंड के ओनर्स डिक्लेयर करने में आया, उन लोग ऐसे बोलते ना टेनेंट की तरह काम कर रहे थे लैंड पे, ना उन लोग की खुद की ज़मीन थी, तो उन लोग को वो जो एग्रीकल्चर में उन लोग को जो क्रॉप्स ग्रो करना था उसके लिए उन लोग को बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा था।
राइट। सो फार्मर्स वो टाइम पे इतना इंटरेस्टेड नहीं थे अपनी खुद के लैंड को भी डेवलप करने के लिए, ना जमींदार इंटरेस्टेड थे ना गवर्नमेंट इंटरेस्टेड थी, तो इसके लिए अपना एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो बहुत पीछे रह गया। सो दिस वाज द मेन रीजन बिहाइंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स एज वेल एज आर एग्रीकल्चर सेक्टर। अपना एग्रीकल्चर सेक्टर भी उतना ही पीछे रह गया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले कैसा था, धीरे धीरे एक्सप्लॉयटेशन हुआ इन ब्रिटिशर्स के रूल में, और इंडिपेंडेंस के बाद अपन ने बहुत हद तक अपना एग्रीकल्चर सुधारने का ट्राई किया, उसको अपन ने डेवलप करने का ट्राई किया, अपन ने अलग अलग पॉलिसीज निकाली, अलग अलग प्रॉब्लम्स को अपन ने सॉर्ट किया। वो सारी चीज़ें अपन ये चैप्टर में देखेंगे। आज अपनी इंडिया इतनी सेल्फ रिलायंट है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में कि उन लोगों को किसी कंट्री के पास से फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। इनफैक्ट अपन अपने फूड ग्रेन्स बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। सो पहले का सिचुएशन अगर तुम लोग देखने जाओ, फार्मर्स इतना एक्सप्लॉइट हो चुके थे कि अपने को बाहर से फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करना पड़ा था, लेकिन अपने इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई, ऐसे उन लोगों ने अपने प्रॉब्लम सॉर्ट किया एग्रीकल्चर में कि आज अपन फूड ग्रेन प्रोडक्शन में बहुत अच्छे हैं और अपन को किसी के कंट्री के पास से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अपन चीज़ों को फूड ग्रेन्स को अपन बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। सो दैट इज़ द सिचुएशन विच वाज अर्लियर एंड द सिचुएशन नाउ, ठीक है। सो ये चीज़ें अपन देखेंगे पूरे चैप्टर में, क्या क्या उसका फीचर्स था, क्या नई पॉलिसीज लेके आई गवर्नमेंट, और क्या क्या अपन प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, ये सारी चीज़ें अपन ये चैप्टर में देखेंगे। So this was all about introduction. Now moving to your chapter. So the third chapter names as features, problems and policies of agriculture. तो फीचर्स देखने के पहले एग्रीकल्चर सेक्टर का अपन इम्पोर्टेंस देखते हैं कि अपने इंडियन इकोनॉमी में उसका कितना इम्पोर्टेंस था, ठीक है। यस, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। नाउ फर्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी। वो टाइम पे अराउंड 70% लोग, इंडिपेंडेंस के टाइम पे 70% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे। तो उन लोग का जो कंट्रीब्यूशन था वो अराउंड 51% जैसा उन लोग का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो जीडीपी जो अपना था वो अराउंड 51% था। लेकिन अगर आज अपन कंपेयर करने जाए उसको 1951 में उसका जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन था वो 51% था। आज अगर तुम लोगों को कंपेयर करने जाओ इट इज अराउंड 17%, ठीक है। सो जो उसका परसेंटेज है वो डिक्लाइन हो गया, मतलब बहुत सारे लोग वो टाइम पे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, आज इतने लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और अगर इन्वॉल्व है भी तो अपने को उससे कितना जीडीपी हो रहा है, अराउंड 17% का जीडीपी हो रहा है। So let's see the first point. Agriculture makes a significant contribution to GDP in India. Significant contribution है, अच्छा contribution है उसका agriculture का इंडिया में। It has tended to decline over time from as high as 51% in 1950-1951 to 17.4% in 2016-17. However, the decline in percentage contribution of agriculture to GDP does not indicate the decline of importance of agriculture in the economy. It only indicates the relatively faster growth of secondary and tertiary sector. This is important. अपना एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था वो भले ही डिक्रीज हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि अपना कंट्री डेवलप हो रहा है। अपना कंट्री कौन से टर्म्स में डेवलप हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में डेवलप हो रहा है और टर्शियरी सेक्टर में डेवलप हो रहा है, राइट। आई टोल्ड यू ऑल इन द फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट इटसेल्फ कि अपना एग्रीकल्चर जो है वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को बहुत हेल्प करता है, बहुत यूजफुल है। प्राइमरी प्रोडक्ट सारे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड करता है। तो भले अपना एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना इंपॉर्टेंस कम हो गया है। इट इज जस्ट दैट कि इनके मुकाबले सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर रिलेटिवली फास्टर ग्रो कर रहे हैं। नाउ एनी इकोनॉमी अगर आपको उसको डेवलप बताना है तो आप क्या देखते हो कि वो इकोनॉमी इंडस्ट्रियल सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर में कैसा है। तो अगर अपन देखने जाए तो आज अपना कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा कम है। तो अपन बोल सकते हैं अपनी कंट्री जो है वो डेवलप हो रही है। अगर तुम लोग कोई भी पर्टिकुलर कंट्री को देखने जाते हो जो डेवलप है, फॉर एग्जांपल अगर अपन यूएस को देखते हैं, यूएसए को देखते हैं, तो अपन क्या देखते हैं कि उन लोग का एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा कम है, लेकिन उनका इंडस्ट्रियल और टर्शियरी सेक्टर एकदम फास्ट डेवलप्ड है।
तो अपना भी यही एम है कि अपन सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को आगे बढ़ाए। नॉट जस्ट, मैं ये नहीं बोल रही कि अपन एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्पोर्टेंस नहीं दे, येस इट इज इम्पोर्टेंट, बट सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का ग्रो होना रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपने कंट्री का डेवलपमेंट होने के लिए। तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। अपना जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन पहले 51% था, अब 17% है, ठीक है। मूविंग ऑन टू सेकेंड, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। वेज गुड्स यानी कौन से गुड्स, जो चीज़ें अपने लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे अपन जो चीज़ों को कंज्यूम करके अपना गुजारा करते हैं, जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, अलग अलग पल्सेस हो गए, मेज़, बाजरा, ऑयल सीड्स, ये सारी चीज़ें जो है ये वेज गुड्स है, जो अपने नेसेसिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें अपने को कहाँ से मिलती है, एग्रीकल्चर से मिलती है। सो एग्रीकल्चर इज द मेन सप्लायर ऑफ वेज गुड्स, ठीक है। So wage goods are the necessities of life such as wheat, rice, pulses, maize, bajra, oilseeds, etc. Agriculture provides wage goods to about 121 crore of people in India. ऐसे अपना जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर 121 करोड़ पर जो पूरा पॉपुलेशन है उन सबको वेज गुड्स प्रोवाइड करती है। सो एग्रीकल्चर का इतना इम्पोर्टेंस है, राइट। सो सप्लायर ऑफ वेज गुड्स जो है वो अपने को कहाँ से मिलते हैं, एग्रीकल्चर से मिलते हैं। दैट्स द रीजन इट्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। In India, agriculture is significant source of employment. Yes, it was, अगर अपन देखने जाए पहले कितने लोग इन्वॉल्व थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर में, नाउ वो डिक्रीज भले हुआ है लेकिन आज भी बहुत सारे जन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। लेट्स सी कैसे। ओवर 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर अपन आज भी देखने जाए तो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो 50% जितना है, वर्किंग पॉपुलेशन जो अपनी है वो अराउंड 50% एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है, implying that agriculture is the principal source of subsistence for people in India. Now you all will ask me, ऐसा क्यों कि मैक्सिमम 50% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये एक उन लोग का सोर्स है सब्सिस्टेंस का। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिस्टेंस, आप वो चीज़ों की फार्मिंग करते हो जो आपको अपने लाइफ में गुजारा करने के लिए ज़रूरी है, जैसे वीट, राइस। अगर इन लोग ये चीज़ ग्रो करेंगे तो उन लोग को बाहर से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। सो इन लोग क्या करते हैं, बाहर से परचेस करने की जगह पे वो चीज़ों को अपने लिए ग्रो करते हैं। सो उन लोग का क्या बोलते हैं, गुजारा भी होता है और साथ साथ में थोड़ी इनकम भी जनरेट होती है। इस रीज़न से बहुत सारे लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, ठीक है, क्योंकि ये उन लोग का प्रिंसिपल सोर्स है सब्सिस्टेंस का, गुजारा करने का, इसके लिए उन लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, ठीक है। नाउ फोर्थ, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट इटसेल्फ कि एग्रीकल्चर जो है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इकोनॉमी में। एग्रीकल्चर सप्लाइज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वो कॉटन देता है रॉ मटेरियल के हिसाब से, और वैसे ही वो सीड्स प्रोवाइड करता है ऑयल इंडस्ट्री के लिए, और शुगर केन प्रोवाइड करते हैं शुगर मिल्स के लिए। सो ये सारे जो रॉ मटेरियल्स है, कॉटन, सीड्स, शुगर केन्स, ये सब कहाँ से आते हैं, ये सब एग्रीकल्चर से आते हैं, फार्मिंग करने से आते हैं। इसके लिए एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ओके। फोर्थ, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। अपना एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एक तरीके से बोलते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि अपनी जो डिमांड होगी, अपनी जो पर्टिकुलरली सारी गुड्स की डिमांड होती है वो कैसे फुलफिल होती है, प्राइमरी गुड्स से। प्राइमरी गुड्स कौन देता है, एग्रीकल्चर देता है। एग्रीकल्चर सेक्टर इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स, पर्टिकुलरली द कैपिटल गुड्स। Tractors and investors, machines are demanded exclusively by the agriculture sector. Thus, agriculture prosperity leads to industrial prosperity. अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करता है वो कौन लेता है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर लेता है। जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, ये कौन प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोवाइड करेगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर उसको कंज्यूम करेगा, तो एक तरीके से ये एग्रीकल्चर के लिए भी हेल्पफुल है। ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और साथ साथ में अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अपनी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी हो गई और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो गई। सो दिस इज साइमल्टेनियस, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को हेल्प करता है, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को हेल्प करता है, तो दोनों का जो डेवलपमेंट है वो साइमल्टेनियसली हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। अपना इंडिया जो है वो बहुत सारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है,
जैसे अपन टी एक्सपोर्ट करते हैं, जूट एक्सपोर्ट करते हैं, कैशू नट्स एक्सपोर्ट करते हैं, टबैको, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें अपने फार्मिंग करके फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो अपने के लिए फार्मिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया, बिकॉज अगर ये चीज़ें नहीं रहेगी तो अपना एक्सपोर्ट भी रुक जाएगा। सो दैट्स द रीज़न एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, agriculture makes a significant contribution to India's international trade. India exports tea, jute, cashew nut, tobacco, coffee, spices. ये सारी चीज़ें फार्मिंग से पहले अपन बनाते हैं और उसको अपन एक्सपोर्ट करते हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते हैं। तो दैट इज द रीज़न इंटरनेशनल ट्रेड में भी एग्रीकल्चर उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है। देन contribution to domestic trade. Agriculture also plays a significant role in the country's domestic trade. This is borne out by the fact that huge expenditure in India is incurred on the purchase of farm products needed by more than 1 billion people in the country. अपना जो एग्रीकल्चर है वो बहुत सारे लोग करते हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग जो है वो बहुत सारे लोग करते हैं। अब एग्रीकल्चर करने के लिए उन लोग को रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, तो वो सारे रॉ मटेरियल्स जो है वो उन लोग परचेज करते हैं। तो परचेज करते हैं तो एक्सपेंडिचर होता है, तो एक्सपेंडिचर अपना मैक्सिमम जो इंडिया में होता है वो बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर होता है। मतलब उन लोग रॉ मटेरियल्स परचेज करेंगे तो इनडायरेक्टली अपना एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, है ना। तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो लोग क्या परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स परचेज कर रहे हैं फॉर द फार्मिंग पर्पज। इसके लिए वो इतने सारे लोगों को, मोर देन 1 बिलियन पीपल को वो ह्यूज एक्सपेंडिचर करना पड़ता है टू डू फार्मिंग। सो दैट्स द रीज़न एग्रीकल्चर जो है वो डोमेस्टिकली भी अपने को इतना ही बेनिफिशियल है। ठीक है, सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. Agriculture in India offers a crucial support to transport industry. Both railways and roadways are the bulk carriers of farm products in India. है ना, अपन देखते हैं ना रेलवेज बहुत अलग अलग तरीके के फूड ग्रेन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। रोडवेज के थ्रू ही अपन जैसे अगर फार्मिंग मैंने पर्टिकुलर जगह पे किया, पूरे वर्ल्ड वाइड में चीज़ें अवेलेबल होती है। तो ये वर्ल्ड वाइड में अवेलेबल कहाँ से होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, है ना। पहले अपन एग्रीकल्चर करते एक पर्टिकुलर जगह पे, फिर उसको पूरे जगह पे, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अपन उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू अवेलेबल कराते हैं। तो ये एक तरीके से किसके लिए सपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट हो गया, है ना। अपनी साथ साथ में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी उतनी ही डेवलप हो रही है जितनी अपनी ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है ना। सो इट इज़ अ सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. Lastly, wealth of the nation. A significant component of the country's wealth belongs to agriculture sector. ऐसी अपनी जो GDP कंट्रीब्यूशन है उसमें जो अपना वेल्थ, कंट्री का वेल्थ जो है वो कंट्री का वेल्थ मैक्सिमम कहाँ से आता है, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है. इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लैंड ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट रैंक इन इंडिया. जो अपना लैंड है, जो अपने फिक्स्ड एसेट्स अपना लैंड है वो हाईएस्ट रैंक ऑक्यूपाई करता है पूरे इंडिया में. ठीक है, सो दिस वाज वेल्थ ऑफ द नेशन. सो दिस आर द पॉइंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर के पॉइंट्स हो गए. तो अपन वन बाय वन उसको रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट करता है, पहले 51% कंट्रीब्यूट करता है, आज 18%, 17-18% कंट्रीब्यूट करता है. नाउ दैट डजंट मीन कि एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस कम हो गया है, इट मीन्स रिलेटिवली फास्टर ग्रो कर रहे हैं अदर सेक्टर्स. सो दिस वाज आवर फर्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. देन सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, जो नेसेसिटीज़ है लाइफ की, ये कौन प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है. 121 करोड़ लोगों के नीड्स को सेटिस्फाई करता है. सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अराउंड 50% वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है. इसके लिए वो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर हो गया एम्प्लॉयमेंट का. और दूसरा, लोग एग्रीकल्चर क्यों करते हैं, जस्ट बिकॉज उन लोग का उससे गुजारा होता है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है. ठीक है. सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है. जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं वो एग्रीकल्चर डिमांड करता है, तो इसके लिए साइमल्टेनियसली एग्रीकल्चर भी डेवलप हो रहा है और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप हो रहा है. इंटरनेशनल ट्रेड भी उतना ही डेवलप हो रहा है क्योंकि अपन जो फार्मिंग करते हैं प्राइमरी गुड्स को, अपन वो चीज़ों को बाहर भेजते हैं, तो अपना इंटरनेशनल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा इससे डेवलप हुआ है. कॉन्ट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड, ना खाली इंटरनेशनल सेक्टर लेकिन अपनी इंडियन इकोनॉमी भी उतना ही डिमांड करती है एग्रीकल्चर का, राइट. मतलब अपन फूड ग्रेन्स एंड ऑल कंज्यूम करते हैं, राइस, व्हीट, बाजरा, ये सारी चीज़ें अपन कंज्यूम करते हैं,
तो इनडायरेक्टली अपना डोमेस्टिक ट्रेड भी बहुत आगे बढ़ गया है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो इंडियन इकोनॉमी में जो भी एग्रीकल्चर होता है वो पूरे इंडिया में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड अपन उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसके लिए अपना ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी उतना ही डेवलप हो रहा है। एंड लास्टली वेल्थ ऑफ द नेशन, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से अपन जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, वेल्थ जनरेट करते हैं, वो अपने इंडियन इकोनॉमी के ही वेल्थ में ऐड होता है, अपने कंट्री के वेल्थ में ही ऐड होता है। सो एग्रीकल्चर सेक्टर मैक्सिमम अपने कंट्री के वेल्थ में भी उतना ही कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, अपने इंडिया में एग्रीकल्चर तो है लेकिन कैसे उसके फीचर्स है, क्या हालत है एग्रीकल्चर की, डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, सारी चीज़ें अपन इधर देखेंगे। तो फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, फर्स्ट लो प्रोडक्टिविटी। नाउ लो प्रोडक्टिविटी, आई सेड यू ऑल लो प्रोडक्टिविटी क्यों, बिकॉज अगर अपन देखने जाए अपने पास जो डेटा था 1950-51 का, अराउंड 70% पॉपुलेशन इन्वॉल्व था, लेकिन उससे अपने को कंट्रीब्यूशन कितना आता था जीडीपी में, सिर्फ 50%। इतने सारे लोगों के इन्वॉल्व होने के बावजूद सिर्फ 50% अपने को कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा ना, है ना। तो अपना प्रोडक्टिविटी जो था वो कम था। क्यों कम था, देखते हैं। प्रोडक्टिविटी इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली लो कंपेयर टू एडवांस्ड नेशंस इन द वर्ल्ड, विच इज अ साइन ऑफ बैकवर्डनेस। अपना प्रोडक्टिविटी अलग अलग रीजन से बहुत कम था, जैसे रेनफॉल सर्टन नहीं थी, ठीक है, अपने पास अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं थी, फार्मर्स के पास इतना नॉलेज नहीं था, तो ये सब रीजंस की वजह से अपना जो प्रोडक्टिविटी था वो बहुत पीछे रह गया था, और इसके लिए एक साइन है बैकवर्डनेस का, अपना एग्रीकल्चर सेक्टर स्टिल बैकवर्ड है, ठीक है। सेकेंडली डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखते हैं। मीन्स अ सिचुएशन ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट वेयर नंबर ऑफ पीपल एंगेज एट वन प्लेस आर मच हायर देन रिक्वायर्ड, है ना। अगर तुम लोग यहाँ पे ही देखने जाओ तो 70% पॉपुलेशन के इन्वॉल्व होने के बाद भी सिर्फ 50% कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। दैट मीन्स ऐसे कुछ परसेंटेज लोग जो है वो नहीं चाहिए फिर भी उसमें इन्वॉल्व है, अपने को नई जरूरत है उन लोग की, फिर भी उन लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है ना। तो जहाँ पे मुझे 10 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे अगर 15 लोग एक एग्रीकल्चरल लैंड में रहेंगे तो इसमें से जो 5 लोग थे इन लोग का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, जीरो कंट्रीब्यूशन, बिकॉज मैं 10 लोगों के साथ भी उतना ही काम कर सकती हूँ, 15 लोगों के साथ भी उतना ही काम कर सकती हूँ। सी लैंड मेरे पास लिमिटेड है, मेरे पास 10 लोग हो, मेरे पास 15 लोग हो या मेरे पास 20 लोग हो, मेरे पास लैंड तो लिमिटेड ही है, मैं फार्मिंग तो सिर्फ एक एरिया पे कर सकती हूँ, है ना, मैं मेरी लैंड को तो नहीं बढ़ा सकती, राइट। सो इतने लोगों का, ये जो 5 लोगों का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है वो जीरो कंट्रीब्यूशन है, उन लोग की जरूरत ही नहीं थी मुझे, 10 लोगों के साथ भी मेरा उतना ही काम हो रहा था। सो इसको बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। उन लोग एम्प्लॉयड है लेकिन उन लोग का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल जीरो है। सो दैट्स द रीजन, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से अपना एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा पीछे रह गया। दिस इज द फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच इज एन इंडिकेटर ऑफ बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी। अब मुझे बताओ ये 5 लोग इन्वॉल्व क्यों हो गए, व्हाट इज द रीजन दिस 5 पीपल आर एम्प्लॉयड, क्योंकि उन लोग के पास और कुछ चीज़ नहीं है, और कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है उन लोग के पास, इसके लिए उन लोग इसमें इन्वॉल्व है ना। सो ये एक रीजन हो गया बैकवर्डनेस का और पॉवर्टी का। इसकी वजह से क्या हो गया, अपनी इंडियन इकोनॉमी जो थी वो बहुत बैकवर्ड थी, पॉवर्टी में थी, इसके लिए लोग न चाहते हुए भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, ठीक है। उसके बाद डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल इन इंडिया। A good rainfall signifies a good crop and a bad rainfall leads to bad crop. This hinders the growth process. अपन अगर देखने जाए तो अपने इंडिया में इरिगेशन फैसिलिटीज वेल डेवलप्ड नहीं है। अपनी जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग जो होते हैं वो अपने अच्छे हार्वेस्ट के लिए किस पे डिपेंडेंट है, गुड रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। अगर अच्छी बारिश आएगी, बहुत अच्छे अमाउंट में अगर बारिश आई, बहुत अच्छा क्वांटिटी अगर हुआ पर्टिकुलर साल में, तो अपना अच्छा हार्वेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन अगर इनफ रेनफॉल नहीं हुआ तो अपना जो हार्वेस्ट है वो थोड़ा कम होगा, अपन थोड़ा कम प्रोड्यूस कर पाएंगे कंपैरेटिवली। सो इसके वजह से अपना ग्रोथ प्रोसेस बहुत हिंडर होता है, बिकॉज वी हैव एब्सेंस ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। सी इरिगेशन है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं है, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप्ड है लेकिन अगर अपन एस्टिमेट लेने जाए तो ऐसे 40% ही इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप्ड है अपने कंट्री में, 40% जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप्ड है। बाकी लोग अभी भी आज भी ये टाइम पे भी रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सो एग्रीकल्चर का सेक्टर जो है वो टोटली रेनफॉल पे डिपेंडेंट है।
तो कुछ परसेंटेज डिपेंडेंट है, जिनको रेनफॉल अगर अवेलेबल नहीं होगा तो उनका प्रोड्यूस खराब हो जाएगा, उनका हार्वेस्ट जो है वो बराबर नहीं होगा, इसके लिए अपना ग्रोथ प्रोसेस जो है वो थोड़ा बैकवर्ड रह जाता है। ठीक है। Subsistence farming, the primary concern of Indian farmer remains securing subsistence for his family. मैंने बोला तुम लोग को पहले ही कि अपने एग्रीकल्चर में लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों एम्प्लॉय होते हैं, क्यों उन लोग वो एग्रीकल्चर करते हैं, बिकॉज उन लोग को सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है, अपने फैमिली का सबसिस्टेंस। अगर उनके फैमिली का गुजारा हो जाता है तो उन लोग को आगे टेंशन नहीं है ना। तो अपने फार्मर्स क्या करते हैं, अपने इंडियन सेक्टर के फार्मर्स क्या करते हैं, उन लोग सिर्फ सबसिस्टेंस पे फोकस करते हैं। ठीक है। अगर उसके बाद कुछ बच जाता है, फैमिली को देने के बाद, फैमिली का कंजम्पशन होने के बाद कुछ चीज़ अगर बच जाती है तो उन लोग उसको मार्केट में सेल करते हैं। तो अगर कुछ भी नहीं बचा तो उन लोग मार्केट में कुछ भी सेल नहीं करते, राइट। सो दिस मीन्स उन लोग का मोटिव क्या है, उन लोग का मोटिव कमर्शियल आउटलुक नहीं है, उन लोग को अपना फार्मिंग जो करते हैं वो बेचना नहीं है, उन लोग को मेन तो अपने फैमिली का गुजारा करना है। गुजारा होने के बाद उन लोग थोड़े बोलते हैं ना लाइट हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, और उन लोग अपने प्रोड्यूस को मार्केट में इतने अच्छे से सेल नहीं करते। तो इसके लिए उन लोग का जो कमर्शियल आउटलुक है वो बहुत लैक करता है। ठीक है, देखते हैं। Primary concern of Indian farmer remains securing subsistence for his family. This shows the lack of commercial outlook, which means no profits and stagnation in agriculture. अगर मैं सिर्फ सबसिस्टेंस पे ध्यान देती हूँ, अगर मैं सिर्फ मेरे गुजारे पे ध्यान देती हूँ, तो मैं मेरे फैमिली के अलावा बाहर मार्केट में तो मेरा गुड्स बेचूंगी ही नहीं, मेरा प्रोड्यूस जो है वो बाहर मार्केट में अवेलेबल कराऊंगी ही नहीं। तो सिर्फ बहुत सारे फार्मर्स जो होते हैं, इंडियन फार्मर्स, उन लोग का आउटलुक ही ये होता है कि उन लोग को अपने फैमिली को खाली सबसिस्टेंस देना है, बाकी का उन लोग सोचते नहीं है। तो इसके लिए अपना जो एग्रीकल्चर रहता है वो थोड़ा स्टैग्नेंट हो जाता है। ठीक है, इट रिमेन्स बैकवर्ड। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, बहुत सारे फार्मर्स के पास आज अगर देखने जाए तो केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं है, इंसेक्टिसाइड्स नहीं है, ये चीज़ें जो है ये यूज़ नहीं करोगे तो इससे क्या होता है, अपना जो प्रोडक्टिविटी होता है वो पीछे रह जाता है, और प्रोडक्टिविटी अगर पीछे रह जाएगा तो अपना इंडियन इकोनॉमी क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। स्टिल अपने पास बहुत सारे फार्मर्स के पास मॉडर्न इनपुट्स अवेलेबल नहीं है, कुछ फार्मर्स के पास ये चीज़ें अवेलेबल है जिसकी वजह से उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत हद तक बढ़ता है। तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अपने फार्मर्स के पास नहीं है। ठीक है। स्मॉल लैंड होल्डिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। In small land holding, the mechanized farmer becomes very difficult and they are uneconomical too. उन लोग के लिए छोटे छोटे लैंड पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। मुश्किल क्यों होता है, बिकॉज जो चीज़ें मैं एक बड़ी लैंड पे हार्वेस्ट कर सकती हूँ, जो चीज़ें मैं एक बड़ी लैंड पे मैं उसको टेक्नोलॉजी यूज़ करके प्रोड्यूस कर सकती हूँ, वही चीज़ अगर मेरे पास स्मॉल लैंड होल्डिंग है तो मेरे को उस पर कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, लेकिन मेरा हार्वेस्ट क्या रहेगा, कम रहेगा, है ना। सो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स का बहुत प्रॉब्लम था वो टाइम पे फार्मर्स के पास, जितनी उनको लैंड की जरूरत थी उतनी उन लोग के पास लैंड थी नहीं। सो दैट वाज आल्सो वन कंसर्न। लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट, है ना, ये मैंने तुम लोग को जमींदारी सिस्टम बोला था। ये अभी अपन देखते हैं लैंडलॉर्ड के बीच में, टेनेंट के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते थे। टेनेंट वर्क ऑन द लैंड ओन्ड बाय द लैंड ओनर एंड बल्क रेवेन्यू इज एक्वायर्ड बाय द ओनर। The economical gap between the two widens and therefore agriculture remains stagnant. Very important point. क्या होता है, जो भी चीज़ें टेनेंट प्रोड्यूस करते हैं, जो भी चीज़ें अपने फार्मर्स फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी उन लोग फार्मिंग करते हैं, उसका मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो ओनर्स लेके जाते थे, लैंडलॉर्ड लेके जाते थे। उन लोग के पास जो चीज़ें बच जाती थी उन लोग उससे अपने फैमिली का गुजारा करते थे। अब उन लोग के पास क्या बच गया, फार्मर्स के पास बेचने के लिए थोड़ा नेग्लिजिबल अमाउंट उन लोग के पास बच गया, नेग्लिजिबल आउटपुट उन लोग के पास बच गया। इसकी वजह से जो इकोनॉमिकल गैप था टेनेंट का जो बहुत कम था, दे वर वेरी लो, उन लोग बहुत पॉवर्टी में चले गए, और जो लैंड ओनर्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन लोगों ने एक्सटॉर्बिनेंट राइट्स उन लोग के मतलब रेंट उन लोग के पास से कलेक्ट किया। इसकी वजह से उन लोग और रिचर होते चले गए, अपने फार्मर्स और एक्सप्लॉइट होते चले गए। दोनों के बीच का जो इकोनॉमिकल गैप था वो बहुत बढ़ गया था। सो अपन इकोनॉमिकल गैप यहाँ पे देख सकते हैं, उन लोग के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत अराइज हो रहे थे, बिकॉज टैक्स उन लोग बहुत एक्स्ट्रा कलेक्ट करते थे, रेंट उन लोग बहुत एक्स्ट्रा कलेक्ट करते थे, इसकी वजह से फार्मर्स जो है वो एक्सप्लॉइट होते जा रहे थे। एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। अपने पास टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, और अगर टेक्नोलॉजी थी भी तो भी फार्मर्स जो है उन लोग इतना एजुकेटेड नहीं थे, उन लोग के पास इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि उन लोग ये मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज़ कर सके, उसको अफोर्ड कर सके। मेन वो यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी थी,
उन लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो चीज़ को, तो उन लोग ये टेक्नोलॉजी यूज़ कहाँ से करेंगे। इसके लिए अपनी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ी बैकवर्ड रह गई। इन इंडिया बल्क फार्म्स आर स्मॉल इन साइज एंड मैक्सिमम फार्मर्स आर पुअर, which means that there is heavy reliance on manpower and cattle power, then on modern equipments as they can't afford to buy them. उन लोग मेनली मैन पावर पे डिपेंडेंट थे, लेबरर्स पे डिपेंडेंट थे, और उन लोग अपने कैटल पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। वो चीज़ की वजह से उन लोग मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं कर पाते थे, बिकॉज उन लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन लोग का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था वो बहुत पीछे रह गया, बिकॉज इतना प्रोड्यूस करने जितना उन लोग नहीं कर पा रहे थे। सो देयर वाज लो प्रोडक्टिविटी एंड देयर वाज अ साइन ऑफ बैकवर्डनेस, बिकॉज वी वर नॉट एबल टू यूज़ मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो ज़रूरी थे एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो दिस वर द रीजंस अपना एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बैकवर्ड रह गया था, ठीक है। तो लेट अस रिवाइज द पॉइंट्स। फर्स्ट, लो प्रोडक्टिविटी। आई टोल्ड यू ऑल, इतने लोगों के एम्प्लॉय होने के बाद भी 50% कॉन्ट्रीब्यूशन आना कितना लो प्रोडक्टिविटी था, बिकॉज वी डिडंट हैव मॉडर्न इक्विपमेंट्स, बिकॉज फार्मर्स वर नॉट लिटरेट, लोग इतना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देते नहीं थे, उन लोगों का कमर्शियल आउटलुक नहीं था, उन लोग सिर्फ सब्सिस्टेंस पे फोकस करते थे। इसके लिए अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो थोड़ा बैकवर्ड रह गया, इसके लिए लो प्रोडक्टिविटी अपन बोल सकते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे अपने को 10 लोगों की जरूरत है, वहाँ पे 15 लोग एम्प्लॉयड थे, 5 लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन जो था वो 0 था। ऐसा क्यों था? बिकॉज लोगों के पास दूसरा कोई सेक्टर में जॉब नहीं था, उन लोग बैकवर्ड थे, उन लोग और किधर जॉब नहीं कर पाते थे। इसके लिए उन लोग एक तरीके से बोलते हैं ना एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हो गए, लेकिन उन लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन जो था वो 0 था। इसके लिए अपन बोल सकते हैं कि अपना इंडियन इकोनॉमी थोड़ा बैकवर्ड रह गया और पॉवर्टी में चले गया। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, अपना एग्रीकल्चर सेक्टर मोस्टली रेनफॉल पे डिपेंडेंट था, जो बहुत अनसर्टन रेनफॉल है, राइट। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अपना फार्मर जो है, इंडियन फार्मर्स जो है, उन लोग सिर्फ सब्सिस्टेंस पे फोकस करते थे, इसके लिए प्रॉफिट्स पे ध्यान नहीं देना, तो इसके लिए अपना एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा स्टैग्नेंट रह गया। स्टैग्नेंट रहना यानी क्या? नो ग्रोथ, ठीक है, नो ग्रोथ और नेग्लिजिबल ग्रोथ। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, अपने पास मॉडर्न इनपुट्स नहीं थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं थे, पेस्टिसाइड्स बहुत सारे फार्मर्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसके लिए अपने मॉडर्न इनपुट ना होने की वजह से अपना एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा बैकवर्ड रह गया। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, फार्मर्स के पास इतनी लैंड होल्डिंग्स नहीं थी कि उन लोग फार्मिंग अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, इसके लिए भी अपना एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा पीछे रह गया। लैंड ओनर और टेनेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना, जो रेवेन्यू सिस्टम्स थे वो टाइम पे वो बहुत एक्सटॉर्बिनेंट थे फार्मर्स के लिए, उन लोग इतना सारा ले जाते थे फार्मर्स के पास से कि उन लोग के पास कुछ बचता ही नहीं था, इसलिए दोनों के बीच में बहुत एग्रीकल्चरल गैप हो गया, इकोनॉमिकल गैप हो गया, सॉरी। एंड देन बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, अपनी इंडियन इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी बहुत बैकवर्ड थी, ठीक है, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फार्मर्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसके लिए अपना एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा पीछे रह गया। अब ये चीज़ों की वजह से, ये जो फीचर्स थे अपने इंडियन एग्रीकल्चर की, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आए अपने एग्रीकल्चर में, चलो देखते हैं। लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन, क्रॉप फार्मिंग इन इंडिया इज हेविली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। यूजुअली अपने जो फार्मर्स थे उन लोग रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन अपने पास था नहीं, है ना, बहुत कम था, 40% जैसा ही अपने पास था इरिगेशन, तो 40% इरिगेशन के थ्रू उन लोग पूरा का पूरा प्रोड्यूस अपना नहीं कर सकते थे। स्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चर आउटपुट रिक्वायर्स द परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन आर डेवलप्ड अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अगर अपने को एक स्टेबिलिटी चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर आउटपुट में, तो ये ज़रूरी है कि अपन ऐसा परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन बनाएं, अपन हर जगह इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करें फार्मर्स को। तो प्रॉब्लम ये था कि इरिगेशन फैसिलिटी थी नहीं, लैक ऑफ परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी, दैट्स द रीज़न अपना एग्रीकल्चर इतना पीछे रह गया। डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, फार्मर्स के पास पैसा नहीं होता था, उन लोग को पहले किसी के पास से लोन लेना पड़ता था, फिर उसको फार्मिंग में पैसा डालना पड़ता था और फिर उन लोग कुछ प्रोड्यूस कर पाते थे। सो उन लोग के पास अप्रोप्रिएट मीन्स नहीं था फाइनेंस कलेक्ट करने का। ऐसा नहीं है कि अपने पास अलग अलग बैंक्स नहीं है, अलग अलग जगह नहीं है जहाँ से अपन लोन ले सकते हैं, लेकिन उन लोग को लोन मिलनी भी तो चाहिए, तो वो टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था फाइनेंस कलेक्ट करना। Deficiency of finance is another major problem of facing Indian agriculture. For bulk of their financial needs, the small farmers depend upon non-institutional sources, including mahajans, money lenders and the landlords.
उन लोग अपने पैसे यूजुअली किसके पास से लोन लेते थे? उन लोग महाजन के पास से लोन लेते थे, मनी लेंडर्स के पास से लोन लेते थे, लैंडलॉर्ड्स के पास से लोन लेते थे, बिकॉज और कोई उनको जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे वहाँ पर तो उन लोग जा नहीं सकते थे, बिकॉज उन लोग के पास कुछ मॉर्टगेज करने के लिए नहीं था, उन लोग के पास कुछ पेपर्स अवेलेबल नहीं थे। इसके लिए उन लोग को ना चाहते हुए भी इन लोगों के पास से पैसा विड्रॉ करना पड़ता था, पैसा लोन पे लेना पड़ता था। अब प्रॉब्लम इन लोग के पास से लोन लेने में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि उन लोग उनके पास से हाई रेट चार्ज करते थे इंटरेस्ट का। अगर नॉर्मली एक बैंक 9 to 10% अगर चार्ज करता था तो इन लोग अराउंड 15-17% जितना चार्ज करते थे। सो ये रीजंस की वजह से उन लोग उनको इंटरेस्ट इतना चुकाते थे कि उन लोग के पास अपने लिए कुछ बचता ही नहीं था। तो इसके लिए उन लोग थोड़े बैकवर्ड रह गए और पॉवर्टी में चले गए। ठीक है, सो दे चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लीड्स टू विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ऑफ द फार्मर्स। देखो, अगर मैं नॉर्मल तुम लोग को लॉजिकल बात करूँ तो क्या होता है, फार्मर्स पहले लोन लेते थे। सपोज अगर मैंने लोन लिया मेरे लैंडलॉर्ड के पास से, ठीक है, तो मैं पहले लोन लूँगी उनके पास से, मैं मेरा फार्मिंग करूँगी, फार्मिंग में से मैं मेरे लैंडलॉर्ड को मेरा जो लोन लिया हुआ अमाउंट था वापस दूंगी उसको। उसके बाद मैं उसको लैंड रेवेन्यू जो मेरा रेंट था वो पे करूँगी लैंडलॉर्ड को, मेरे फैमिली का गुजारा करूँगी। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो मार्केट में उसको मैं सेल करूँगी। तो तुम सोच लो, इतने सारे लोगों को पे करने के बाद, इतने सारे लोगों का गुजारा करने के बाद क्या फार्मर के पास कुछ बच जाता होगा? अराउंड नेग्लिजिबल उनके पास कुछ अमाउंट बच जाता था जो उन लोग मार्केट में जाके उसको प्रोड्यूस अपना सेल करके कमाते थे, है ना। तो उतना उन लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए थे कि उन लोग पॉवर्टी में चले गए थे, उन लोग के पास इनकम सोर्स ही नहीं था कुछ भी। तो इसके लिए मेनी फार्मर्स वर पुश्ड इन द पॉवर्टी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया उन लोग का बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बिकॉज उन लोग को अलग अलग लोग को पेमेंट करना पड़ता था, अपने फैमिली का भी देखना पड़ता था, उसके बाद उन लोग के पास कुछ बच जाता था तो वो तो फार्मर्स के पास नेग्लिजिबल था। तो नेग्लिजिबिलिटी की वजह से उन लोग पॉवर्टी में इन्वॉल्व हो गए, मतलब उन लोग पॉवर्टी में चले गए। ठीक है, कन्वेंशनल आउटलुक, कन्वेंशनल आउटलुक टुवर्ड्स फार्मिंग इज अनदर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। क्या कन्वेंशनल आउटलुक था उन लोग का? Despite innovative farm technology and farm management practice, Indian farmer continues to rely on conventional wisdom. He continues to consider farming more as a means of subsistence and less as a business venture. Very important. Indian farmers का conventional outlook क्या था कि उन लोग को agriculture सिर्फ अपने subsistence के लिए करना है, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो उन लोग को मार्केट में सेल करना है। क्या ये कॉन्वेंशन रखना सही था? नहीं। उन लोगों को पहले क्या सोचना चाहिए कि मैं मेरे बिजनेस को कैसे ग्रो करूं, मैं मेरा कैसे एग्रीकल्चर आउटपुट को इंक्रीज करूं, है ना। सो ये जो उन लोगों का कन्वेंशनल आउटलुक था, ट्रेडिशनल आउटलुक था, ये उनको चेंज करने की जरूरत थी, जो कि उन लोग नहीं कर रहे थे। उन लोग का सब्सिस्टेंस फार्मिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे थे। कंपैरेटिवली उन लोग एग्रीकल्चर को बिजनेस वेंचर की तरह नहीं देख रहे थे। ठीक है, The typical Indian farmer is reluctant to grow as an entrepreneur. He avoids undertaking the risk of profits. Farmers रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं थे, उन लोग बिल्कुल भी एंटरप्रेन्योर की तरह एक्ट करने में इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, तो इसके लिए उन लोग पीछे रह गए। रिस्क नहीं लोगे तो प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा? तो अपने इंडियन फार्मर्स का नेचर कैसा था? दे वर नॉट विलिंग टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क। सो दैट्स द रीज़न अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो इतना बैकवर्ड रह गया, और ये प्रॉब्लम अपने को एग्रीकल्चर में आई because of the conventional outlook of farmers and Indian agriculture did not develop. ठीक है, ये प्रॉब्लम अपने को फेस करनी पड़ रही थी। स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स, आई टोल्ड यू ऑल, फार्मर्स के पास वो टाइम पे लैंड होल्डिंग्स बहुत स्मॉल थी। नाउ नॉट ओनली स्मॉल बट द होल्डिंग्स जो थी उनके पास वो फ्रेगमेंटेड थी, स्कैटर्ड थी। स्कैटर्ड होना यानी क्या? एक पीस ऑफ लैंड यहाँ पे, दूसरा पीस ऑफ लैंड यहाँ पे, वापस दूसरा पीस ऑफ लैंड यहाँ पे, ऐसा पीसेस में उन लोग के पास लैंड थी। तो पीसेस में लैंड होने की वजह से उन लोग अपना फार्मिंग को जो प्रॉपरली नहीं कर पाते थे। इतनी बड़ी सपोज मेरे पास लैंड है, लेकिन उन लोग एग्रीकल्चर यहाँ पे इतना कर पाते थे, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना। अगर मैं टुकड़ों में फार्मिंग करूँ या मैं पूरे लैंड पे फार्मिंग करूँ, बहुत फर्क पड़ता है ना। सो उन लोग के पास स्कैटर्ड होल्डिंग्स था, और ये स्कैटर्ड होल्डिंग्स में इतना इतना प्रोडक्शन होता था। अब स्कैटर्ड होल्डिंग्स का कॉस्ट तो ज़्यादा था, यहाँ पे एग्रीकल्चर करो, यहाँ पे एग्रीकल्चर करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, है ना। सो इट अल्टीमेटली कॉस्ट तो बढ़ता था उसका, लेकिन अपने को आउटपुट इतना नहीं आ रहा था।
तो ये एक प्रॉब्लम हो गया अपने पास, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी एज वेल एज अपने पास स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स थी, फ्रैगमेंटेड थी, मतलब एक पीस यहाँ पे था एक पीस वहाँ पे था, ऐसा उन लोग के पास लैंड होल्डिंग्स था. होल्डिंग्स इन इंडिया आर नॉट ओनली स्मॉल बट स्कैटर्ड as well. Small holdings do not allow the use of modern technology. How will I use modern technology यहाँ पे? I can't use the tractors here. I can't use different types of harvesters here. तो ये सारी चीज़ों को use करना small land पे बहुत difficult हो गया था. Exploitative agricultural reforms. जो भी अपने पास लैंडलॉर्ड्स थे, जो भी जमींदार थे, उन लोग फार्मर्स को बहुत एक्सप्लॉइट करते थे. तो अपने जो एग्रीकल्चर एग्रीरियन रिलेशंस थे फार्मर्स के लैंडलॉर्ड्स के साथ, जमींदार के साथ, वो बहुत एक्सप्लॉइटेटिव थे, मतलब उनको बहुत परेशान करते थे लैंडलॉर्ड्स. एग्रीरियन रिलेशंस रेफर टू बिजनेस रिलेशंस बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स. यहाँ पे टेनेंट्स कौन है? अपने फार्मर्स, और लैंडलॉर्ड्स जिनकी ये लैंड होती है, जो ओनर्स है लैंड के, ठीक है. मोस्ट लैंडलॉर्ड्स आर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, दे सेल्डम डू फार्मिंग देमसेल्फ. लैंडलॉर्ड्स तो ऐसे होते थे बिकॉज उन लोग कोई भी चीज़ में कंट्रीब्यूशन नहीं करते थे, उन लोग सिर्फ अपना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, दैट्स इट. और कोई काम नहीं करना, ना एग्रीकल्चर में कभी हेल्प करना फार्मर्स को, ना लैंड को डेवलप करना, ऐसा कोई भी चीज़ उन लोग नहीं करते थे. इसके लिए क्या हो गया, अपने जो फार्मर्स थे वो यूजुअली उनसे एक्सप्लॉइट हो गए, अलग अलग उनको रेवेन्यूज पे करने पड़े लैंडलॉर्ड्स को. इसके लिए अपना एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे रह गया. रिलाइंग ऑन रेंटल इनकम दे टेंड टू एक्सप्लॉइट देयर टेनेंट्स who are the actual tillers of the soil. कौन? अपने farmers, by way of high rents and related charges. ना खाली रेंट कलेक्ट करना, लेकिन अलग अलग चार्जेस उन लोग के पास से भी उन लोग कलेक्ट करते थे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस दे यूज टू कलेक्ट फ्रॉम द फार्मर्स, ठीक है. Having paid exorbitant rents to the absentee landlords, the tillers of the soil are left with little surplus for further investment. फार्मर्स के पास कुछ बचता ही नहीं था, तो उन लोग इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे लैंड पे, क्या डेवलपमेंट करेंगे उसको. सो दिस वाज द प्रॉब्लम विच द फार्मर्स वर फेसिंग. बिकॉज ऑफ द लिटिल सरप्लस लेफ्ट विद देम, दे वर नॉट एबल टू डू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर. उन लोग कोई भी तरीके से डेवलपमेंट उसमें नहीं कर पाते थे, बिकॉज उनका सारा जो पैसा था वो लैंडलॉर्ड्स को पे करने में ही चला जाता था, ठीक है. So there were not good relations between the tenants and the landlords, ठीक है. Lack of organized marketing system. Agriculture marketing system is highly unorganized. A vast majority of small farmers continue to sell their output in local market at reduced rate. They were obliged to sell their produce to mahajans and money lenders in the local markets in return for the loans they raised from this middleman. उन लोग को फोर्स किया जाता था कि उन लोग का जो भी आउटपुट है वो उन लोग महाजन्स को सेल करें. क्यों? बिकॉज उन लोग ने उनके पास से लोन ली होती है. अब उन लोग को लोन पे करो और साथ साथ में उन लोग को अपना प्रोड्यूस जो है वो कम रेट पे दो उनको. तो फार्मर्स ये चीज़ फेस कर रहे थे. बड़े बड़े मार्केट में जाके हाईली ऑर्गेनाइज तरीके से उन लोग अपना प्रोड्यूस सेल नहीं कर पा रहे थे. सो दैट्स द रीज़न अपने मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस के लिए कम पैसा मिल रहा था, जितना मिलना चाहिए उससे कम पैसा उन लोग उससे अर्न कर रहे थे. इसके लिए उन लोग अपने फार्मर्स जो है वो पॉवर्टी में चले गए और अपना एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे रह गया. सो दैट वाज वन मोर प्रॉब्लम विच आर एग्रीकल्चर सेक्टर वाज फेसिंग. अपने फार्मर्स उनको फोर्स किया गया था कि उन लोग अपना जो प्रोड्यूस है तो कंपैरेटिवली कम रेट पे सेल करें. किसको? महाजन्स को, जिन लोग के पास से उन लोग ने लोन ली थी, ठीक है. सो देयर वाज नो ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ सेलिंग देयर प्रोड्यूस. उन लोग का मार्केटिंग सिस्टम एकदम से ही वो टाइम पे स्लो हो गया था. उन लोग अपने प्रोडक्ट्स को बहुत कम रेट पे सेल करते थे, ओनली टू द पीपल इन द लोकल मार्केट्स एंड टू द महाजन्स, ठीक है. तो चलो अपन पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं. क्या प्रॉब्लम थी? सबसे पहले इरिगेशन का परमानेंट सोर्स नहीं था, परमानेंट मीन्स नहीं था. फाइनेंस प्रॉपर नहीं था उन लोग के पास, वो एक प्रॉब्लम आ गई. कन्वेंशनल आउटलुक था. कन्वेंशनल आउटलुक यानी क्या? उन लोग उसको सब्सिस्टेंस की तरह देखते थे, गुजारा की तरह देखते थे. एज एन उन लोग उसको कमर्शियल आउटलुक या एक एडवेंचर की तरह, मतलब बिजनेस वेंचर की तरह उसको देखना उन लोग नहीं उसको देख पा रहे थे उन लोग, बिकॉज उन लोग के पास इतना नॉलेज नहीं था, ठीक है. उन लोग रिस्क लेना नहीं चाहते थे, दैट वॉज द मेन रीजन. उन लोग की जो लैंड होल्डिंग थी वो बहुत स्मॉलर स्कैटर्ड थी, ठीक है. उन लोग के जो एग्रीरियन रिलेशंस थे उनके लैंडलॉर्ड्स के साथ वो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव थे. उनको उनके जो लैंडलॉर्ड्स थे बहुत एक्सप्लॉइट करते थे. एंड लास्टली उनका जो मार्केटिंग सिस्टम था वो इतना ऑर्गेनाइज नहीं था. उन लोग को अपना प्रोड्यूस जो था वो कम रेट पे सेल करना पड़ता था टू महाजन्स एज वेल एज टू अदर लोकल पीपल. ओके, सो टिल हियर वी
कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, उसके बाद अपन सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे।